Hi. We first make our habits, then our habits make us. Today is 22nd of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी थीम है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 का लेक पिछोला है उदयपुर राजस्थान में प्लांट बैम्बू इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे 2021 ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स इस बुक की ऑथर हैं झुम्पा लहरी सूर्य किरण इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी हाल ही में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंडक्ट हुई थी जो बार्क है ये छाल होती है सिनेमन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस प्लांट आज के सवाल है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द सिंबल बारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड बुनालू इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ट्रेडिशनल आर्ट है जामदनी वीविंग है दिस वाज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज ऑफ सितंबर 2021 कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन जो तारे होते हैं स्टार्स इनके ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं तो कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि हिंदी में है इसका इंग्लिश वर्जन क्या है वेस्टर्नर्स के लिए व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन एटीएम सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे आज की वोकैबुलरी है सफाइस सफाइस मतलब वो उसके लिए सफिशिएंट है पर्याप्त है बी इनफ और एडिक्वेट गैलोर मतलब बहुत ज्यादा है बहुतायात इन एबुंडेंस ट्रक्स मतलब उसका जड़ क्या है सार क्या है द डिसाइसिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इशू एड्रॉइटनेस एड्रॉइटनेस मतलब स्किल्ड है क्लेवर्ड है चतुराई स्क्वाबल मतलब आपस में लड़ना झगड़ना अ नॉइजी क्वारल अबाउट समथिंग पेटी और trivial so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे ये जियो पॉलिटिक्स नया जो इमर्ज हो रहा है इंडो पैसिफिक में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अभी यूएसए विजिट और प्रॉक्सिमिटी विद फ्रांस देन दिस इज प्रोसेस टू इंडक्ट विमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022 गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है ये खारिफ और राबी दो मेजर क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया के विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन एज वेल सेरो सर्वे एंड अ वेलकम डिसीजन वैक्सीन प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी करेंगे वैक्सीन मैत्री एक्सेलेंट द बिग डील बिहाइंड द रकस ओवर ऑकस ऑकस ये साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना will have a talk क्वाड मालाबार एंड ऑकस देन दिस इज इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड ये इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत What counts is seldom counted, swooping down on algorithm. Then this is changing the agri export basket. जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी में उसमें क्या चेंजेस अपग्रेड्स जरूरी है इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है देन सीज फायर अलोंग एलओसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड इंडिया का आर वैल्यू बिलो 1 है ईसीआई ने ब्रेल लिपि होती है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए उससे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट जारी किया है देन दिस इज रूफटॉप सोलर सर्वे न्यू कोल्ड वॉर एंड विल टॉक अ क्वेश्चन एज वेल कि वर्ल्ड वॉर 2 में कोल्ड वॉर एरा में जो सिचुएशन थी आज का जियो पॉलिटिक्स उससे कैसे लिंक्ड है स्लिपिंग ऑन ग्राउंड दिस इज राइनोसोरस दिस इज यूएस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया वेन्स फ्रांस रैलीज ईयू देन दिस इज कंज्यूमर मार्केट सर्वे इन्फ्लेशन वूज क्वेक्स है दिस इज अर्थक्वेक लावा थ्रेटन स्पेन आइलैंड वाइसरॉय की सीरीज में आज पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो then this is CSET solutions and certain questions so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes our reference material is this the Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition see ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूकेज क्वारंटीन रूल्स सी यूके ने अभी एक गाइडलाइंस ओपन की यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन लगा है तो इट इज ओके उसी का लाइसेंस्ड वर्जन डिफरेंट ब्रांड नेम से जो सेल हो रहा है दैट इज कोविशील्ड और वो कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं यूके में एंट्री के लिए मतलब किसी को कोविशील्ड लगा है वो यूके जाएगा तो उसको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा
वैक्सीन का बेनिफिट उसे नहीं दिया जाएगा। सो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। ये वैक्सीन का रेसिज्म हो रहा है, वैक्सीनेशन के नाम पे बुली करने की कोशिश की जा रही है। सो वी नीड टू कॉल इट आउट। तो यहाँ अभी श्रृंगला साहब का भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने काउंटर पार्ट से भी मीटिंग किया। कोविशील्ड इज अ लाइसेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ अ यूके कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, of which we have supplied 5 million doses to the UK at the request of the UK। तो अब आप कोविशील्ड को ही बोल रहे हो कि कोविशील्ड इज नॉट अ प्रॉपर वैक्सीनेशन। सो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स। We understand this has been used in their national health system. Therefore, non-recognition of Covishield is a discriminatory policy। यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। जो कोवैक्स अलायंस है, कोवैक्स अलायंस में भी हमने कोविशील्ड सप्लाई किया है। तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हाउ कुड दे डिनाई एक्सेस और डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स वैक्सीनेशन के टाइम पे, वो भी कोविड जैसे डेडली एपिडेमिक के in the midst of this epidemic, it is not at all right। So ये concerns अभी address किए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब एंड यूके फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस इन न्यूयॉर्क। सो दिस टाइप ऑफ बुली डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एट ऑल राइट। तो ये तो पहला न्यूज है। दूसरा जियो पॉलिटिक्स का न्यूज है अमिड ऑकस। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। यूएसए यूके को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड किया था समटाइम्स बैक, अब यूएस ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे पूरा इंडो पैसिफिक का जो जियो पॉलिटिक है उसमें बहुत ज्यादा टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने के कारण। तो इससे जो फ्रांस है, फ्रांस रैटल्ड हो गया है, बिकॉज पहले फ्रांस डीजल सबमरीन दे रहा था ऑस्ट्रेलिया को, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो फ्रांस भी यहाँ पे अपसेट है। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात किया फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जिस सिचुएशन पे हैं, तो अफगानिस्तान का डिस्कशन हुआ, इंडो पैसिफिक में जो फ्रांस है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इंडिया ने इसको इंश्योर किया। फ्रांस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमने फ्रांस से भी डिफेंस इक्विपमेंट की डील की है। जैसे जो रफेल है ये कहाँ से है? फ्रांस से है। अभी जो मिराज 2000 है इसके कुछ हमने स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड्स के लिए कुछ और प्लेन्स भी यहाँ से प्रोक्योर किए हैं। सो फ्रांस इज एन इम्पोर्टेंट अलाई। वी प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन अवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रांस इंक्लूडिंग इन द यूएनएससी। फ्रांस के साथ एक और अच्छी बात क्या है कि ये यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट सीट को भी सपोर्ट करता है। सो दिस इज गुड। अब इसी का रेसिप्रोकल इमैनुअल मैक्रों का ट्वीट आया, नमस्ते प्रिय साथी प्रिय मित्र। ये जो वर्ड्स होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये जो लैंग्वेज होती है ये बड़े मायने रखती है। इससे पता चलता है ट्रेंड डायरेक्शन क्या है लीडर्स का, और जो लीडर्स का डायरेक्शन होता है फिर वो एंटायर ब्यूरोक्रेसी मशीनरी भी उसी डायरेक्शन में वर्क करती है। तो प्रेसिडेंट ने कहा, फ्रेंच प्रेसिडेंट, थैंक यू अफर्मिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। India and France strongly committed to make the Indo-Pacific an area of cooperation and shared value. We will continue to build on this. So this is again one development. इंडिया को भी यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली फ्रांस से काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेट अस सी अब आगे ये कैसे डेवलप होता है। मीनवाइल हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं, और यूएसए में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होगा। एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे दे विल एक्सचेंज व्यू, और वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस से भी यहाँ पे डिस्कशन होगा ग्लोबल इश्यूज एंड कोऑपरेशन का। सो दिस इज वन थिंग। विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड मतलब यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन एमपी, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड सुगा, सुगा अभी भी प्राइम मिनिस्टर है जापान के, चेंज होने वाले हैं। तो ये जो क्वाड है 4 नेशन का, इधर भी यहाँ पे डायलॉग्स होंगे। वी विल टेक स्टॉक ऑफ आउटकम्स ऑफ समिट इन मार्च, और यूएनजीए में भी यहाँ पे एड्रेस होगा। तो ये जो वीक है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस जियो पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीक है। इसको, इस इवेंट को बड़े अच्छे से ट्रैक करना है। ये आने वाली फॉरेन डिप्लोमेसी को डिक्टेट करेगी ये पूरा ट्रिप प्राइम मिनिस्टर का। ओके, मीनवाइल एक और डेवलपमेंट हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, कनाडा में अभी चुनाव हुए थे, तो जस्टिन ट्रूडो वॉन अगेन, और फिर से इंडिया कनाडा रिलेशंस की यहाँ पे बात की है। फर्दर करेंगे टाइज ग्लोबल और मल्टीलेटरल इश्यूज में। सो इंडिया एक तरफ तो क्वाड के लिए एक्टिव है, दूसरा फ्रांस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से जैसे यूएसए था,
यूएसए और ईयू का क्लोज टाइज हो रहे थे, बट जब से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आया, ओबामा ऑल्दो वेरी पॉलिस्ड एंड दिस डिप्लोमेटिक था, बट यूरोपियन यूनियन से डिफरेंसेस क्रिएट होना चालू हो गए थे। फिर जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट दिस डोनाल्ड ट्रंप आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपनली बोलने लग गए कि ईयू, नाटो एटसेट्रा दीज आर नॉनसेंस लाइक दैट। तो ईयू से डिफरेंसेस और बढ़े। और अभी जब बाइडेन का ये डिसीजन आया कि जो फ्रांस है उसको लूप में नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराया, अगेन इससे यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। अब इंडिया का यहाँ पे क्या जियो स्ट्रैटेजी होता है ये देखने वाला होगा। लेट अस सी, ये काफी दिस डेवलपमेंट चर्न हो रहा है अभी क्वाड, फ्रांस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन में। ओके, सो लेट अस वेट एंड वॉच। ये जो ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर का अभी यूएसए ट्रिप, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। प्रोसेस टू इंडक्ट विमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022 गवर्नमेंट ने कहा, तो यूपीएससी इसकी नेसेसरी गाइडलाइंस लेके आएगी और विमेन को ऐड किया जाएगा नोटिफिकेशन जो अभी रिलीज होगा। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये एक एफिडेविट था जो अगेन बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा डायल्यूशन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सर्विस सब्जेक्ट्स लाइक पैरामीटर ऑफ फायरिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, लिविंग ऑफ द लैंड, ये विमेन कैडेट्स के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं हो कि वर्दीनेस ऑफ अवर आर्म्ड फोर्सेस वहां पे इम्पैक्ट हो। सी, ये एक मायना तो है, बट अगेन जो पैरामीटर्स होते हैं वो दोनों जेंडर के सेम नहीं हो सकते। जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, वॉरफेयर इज चेंजिंग। सो इस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में हम यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स को भी बहुत प्रॉपरली अकोमोडेट कर सकते हैं। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ओके, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग वॉरफेयर, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंगली जो वॉर प्रिपरेशन है, एंट्री ऑफ दिस ऑफिसर्स है, वो भी चेंज होना चाहिए। और प्लस इतने टाइम से विमेन ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस में है, दे हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका, दिस ऑल्सो वी शुड फैक्टर इन। तो एनडीए में मई 2022 से ये ऐड हो जाएगा। मीनवाइल जो सैनिक स्कूल होते थे वहां पे भी दिस गर्ल स्टूडेंट का एंट्री ओपन हो रहा है। सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ एक लाइन और अच्छी लिखी थी, टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच इन जेंडर इक्वालिटी इश्यूज रादर देन लीव इट अनअटेंडेड एंड कॉलिंग फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। तो ऐसा नहीं हो कि बार बार कोर्ट इंटरवीन करके बोल रही है, इंटरफियर कर रही है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस और जो गवर्नमेंट है उनको प्रोएक्टिव अप्रोच रखना चाहिए जेंडर इक्वालिटी में। ओके, then this is about record paddy yield dip in oil seeds likely this खरीफ। ये है खरीफ का सीजन। सी, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, राबी, खरीफ, जायद, तीन सीजन होते हैं। सीजन मतलब ये टाइम है, टाइम है। जैसे खरीफ का सीजन होता है जून टू जुलाई, राबी का होता है अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो जून जुलाई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ मानसून आता है। राबी में ऑनसेट ऑफ विंटर होता है। तो ये सोइंग पीरियड के हिसाब से सीजन डिसाइड होते हैं। खारिफ मतलब सोइंग पीरियड जून जुलाई, राबी अक्टूबर दिसंबर। अब कुछ टाइम लगेगा, फसल तैयार होगी और फिर वो हार्वेस्ट होगी। तो हार्वेस्टिंग होगी सितंबर अक्टूबर में और इधर होगी अप्रैल जून में, राबी में। वाटर जो खारिफ होता है, अब खारिफ रेनी क्रॉप्स है तो हायर रेनफॉल चाहिए होगा, और राबी में रिलेटिवली पानी कम होता है तो लेस होगा वाटर रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू खारिफ। रीजन्स ऑल ओवर द कंट्री है। जो राबी है ये प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, वीट वाले एरिया में। जो खरीफ की क्रॉप्स है वो क्या है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एटसेट्रा। और राबी की है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ओके, सो दीज आर राबी एंड खरीफ। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब इंडियन मॉनसून आया तो इस साल के मॉनसून में हमने देखा स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया बिकॉज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज वाई ये जो क्रॉपिंग सीजन है ना, इसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन द क्रॉप सीजन ऑफ इंडिया। क्रॉप सीजन्स क्या है इंडिया के, राबी, खारिफ और जायद। ये कब होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी क्रॉप्स हैं, इन सब बारे में लिखिए। डिस्कस द नीड फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी बजवर्ड है, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, कि जैसे रेनफॉल नहीं हुआ, ओला गिर गया या ड्रॉट हो गया, तो जो क्लाइमेट चेंज है एग्रीकल्चर भी उससे रिजाइलेंट बना रहा है। क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर,
और ये इंफ्रा डेवलप करना है। इंफ्रा मतलब वेयर हाउसेस भी होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, लिंकेजेस एटसेट्रा, क्रेडिट फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करिए। ये जो है ये GS3 से बड़े अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड दिस क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। ओके, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये धोती 100 years बैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन मदुरई, महात्मा मेड दिस धोती अटायर ऑफ हिज आइडेंटिटी, गांधी जी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट है, दिस इज पेज नंबर 2। हैवी रेन्स अभी भी है दिल्ली में। देन सेवेंथ सेरो सर्वे लाइकली टू स्टार्ट दिस वीक। सेरो सर्वे क्या होता है? लोगों पे टेस्ट होता है और उन पे एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं। एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है मतलब वो कोविड के लिए ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है, या तो उनको कोविड हुआ था वो रिकवर हो गए, या फिर उनमें इम्यूनिटी आ गई है। तो सेरो सर्वे इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्वे जिससे हम कोविड प्रिपेयर्डनेस समझ पाते हैं। तो इसका सर्वे अभी होगा इस वीक में। रिजल्ट बहुत स्पेसिफिक रहेंगे। 28,000 पीपल 272 वार्ड से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। शॉपिंग विंडो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जरूरी है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स टू बी ब्रॉट अंडर सिंगल प्लेटफॉर्म। एक कैंपेन चला था, नो फूड वेस्ट। फूड जो होता है इसका जो वेस्टेज होता है वो गलत है, इससे वैसे ही फूड का शॉर्टेज होता है। तो फूड वेस्टेज इज रॉन्ग, नो फूड वेस्टेज कैंपेन। एथिक्स। देन एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है दिस इज पॉलिटिकल, और सेकंड एडिटोरियल है अ वेलकम डिसीजन। अब वेलकम डिसीजन में कुछ नई बात नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि इंडिया का अभी तक का वैक्सीन का स्ट्रैटेजी कैसे रहा। वैक्सीन शुरुआत में हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया। जब घर पे शॉर्टेज हुआ तो एक्सपोर्ट बंद हुआ। कल ही हमने न्यूज़ देखा वैक्सीन मैत्री वैक्सीन एक्सपोर्ट रिज्यूम हो रहा है। Vaccine production must be ramped up to sustain exports and meet domestic demand. तो एक ही तरीका है कि ये जो पाई है इसका साइज बढ़ाए, ताकि रैम्प अप होगा प्रोडक्शन, ज़्यादा वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी फुलफिल होगा। सो देर इज ओनली वन वे आउट कि हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग रैम्प अप करें। अब सी यहाँ एक और चीज़ है, वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यूएसए और डेवलपिंग कंट्रीज अभी बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड डोज भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये मॉरली भी रॉन्ग लग रहा है, एथिकली भी रॉन्ग लग रहा है। वाई? बिकॉज बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस है, वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसको फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है। तो क्यों ना पहले उनको फर्स्ट डोज दें, फिर उसके बाद थर्ड डोज, या इस टाइप से इक्विटेबल शेयरिंग हो वैक्सीनेशन का। दिस इज अ नेसेसिटी। As long as vaccine inequity prevails, the virus will continue to circulate. जब तक वैक्सीन इनिक्विटी रहेगी, जैसे एक दो को भी, अभी तो आधे से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं है, बट अगर कुछ लोगों को भी वैक्सीन नहीं है ना, तो वो वायरस उनके थ्रू स्प्रेड होता रहेगा और म्यूटेट भी होता रहेगा। तो इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी होगी मोर डेंजरस वेरिएंट के। ऐसे वेरिएंट्स बन जाएंगे जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन भी उसको वो नहीं डिफेंड कर पा रही है। फार मोर ट्रांसमिसिबल रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा टू वैक्सीन देन डेल्टा। सो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन दिस। वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। द नीड टू क्विकली रैम्प अप वैक्सीन प्रोडक्शन हियर टू सस्टेन एक्सपोर्ट्स even when meeting their ever rising domestic demand cannot be overemphasized. The crux of this article is ramp up करे वैक्सीनेशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है। ओके, अब जो नेक्स्ट है द्रविड़म 2.0, अगेन इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन है। ये है द बिग डील बिहाइंड द रकस ओवर ऑकस। ऑकस ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इनके बीच में एक अलायंस सिस्टम टाइप बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करा रहा है यूएसए। यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? टू काउंटर चाइना। चाइना के लिए ये जो मैप है ये समझना बहुत जरूरी है। चाइना का जो इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटी है वो ऑन राइज है। इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑन राइज है। कुछ ही दिन पहले हमने डॉक्ट्राइन्स पढ़ी थी ना, डेंग जियोपिंग डॉक्ट्राइन, फिर अभी शी डॉक्ट्राइन है। शी डॉक्ट्राइन क्या है? मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखानी है। पहले था स्टैंड करो, फिर इकोनॉमी वेल्दी बनो, और अब मिलिट्री वेल्दी बनने की टाइम है चाइना की फिलॉसफी में। तो इससे चाइना का जो राइज है वो रिवेंजफुल राइज कहा जाता है, रिवेंजफुल।
और इससे बेलिजरेंस होती है। तो जो रीजनल सिक्योरिटी पैराडाइम है वो शिफ्ट हो रहा है और इसीलिए ये नए नए ऐसे ऑकस क्वाड टाइप जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं। ये है साउथ चाइना सी, मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज पैरासल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कैरबैरो शोल। यहाँ साउथ चाइना सी में है वियतनाम, ये मलेशिया, दिस इज ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दीज आर कंट्रीज। और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ की इंपॉर्टेंट है। अंक्लॉज को चाइना फॉलो नहीं कर रहा है और चाइना बोलता है, जैसे ये टंग है इस टाइप से चाइना इस पूरे जोन को चाइनीज टेरिटोरी के अंदर मानता है, जो कि अनक्लॉज के अगेंस्ट है। और इसी बात पे फिर कन्फ्रंटेशन होता है। चाइना एंड ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, दे आर ऑन डिफरेंसेस है इस पूरे एरिया में। और ये डिफरेंसेस में जैसे यूके की शिप आएगी, यूएस की शिप आएगी, दे ट्राई टू सपोर्ट दीज स्मॉलर कंट्रीज और उससे कन्फ्रंटेशन और एस्केलेट हो जाता है। सी, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। चाइना को अगर ऑयल चाहिए तो चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ मलक्का चोक पॉइंट बन सकता है चाइना का। तो चाइना दैट इज वाई यहाँ इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्टेड है ताकि अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाए। तो ये जो पूरा सी है ना, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया बन रहा है इस सेंचुरी में। साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड दिस इज पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। तो इन सब को काउंटर करने के लिए यूएसए क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स लाना चाहता है, या फिर अभी का जो नया इनिशिएटिव है ऑकस, दिस इज यूएसए, दिस इज जापान, दिस इज इंडिया और दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या हो गया, क्वाड हो गया। दिस इज क्वाड, चार कंट्रीज। फिर ऑकस बन रहा है जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके भी है। इस पूरे एरिया में न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगी ऑस्ट्रेलिया की। इस बात पे न्यूजीलैंड ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। तो क्वाड है, मालाबार है, ऑकस है। There is no gainsaying that the fact that rapid accretion in China's economic and military capacity और जो बेलिजरेंस है, इससे सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज हो गए। ऑकस का जो पैक्ट है वो फैसिलिटेट करेगा ट्रांसफर न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को। और इससे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आने से इस पूरे एरिया की जो ज्योग्राफी है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें टेक्टोनिक शिफ्ट आएंगे, एप्रीहेंशंस आएंगे, डर आएगा और उससे फिर नई अलायंसेस बनेगी। तो ये जो दौर दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ वर्ल्ड वॉर से पहले जैसा दौर नजर आ रहा है। इसी पे अभी हम कोल्ड वॉर का एक सवाल भी देखेंगे। एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं फाइव आईज। फाइव आईज क्या है, ये है इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस एंग्लो सैक्सन सॉलिडेरिटी की है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। तो फाइव आईज में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। ओके, अब नया क्या आ रहा है, ऑकस भी आ रहा है। अब इंडिया को यहाँ पे क्या करना है, इंडिया की भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियर ट्रायड इंडिया का कंप्लीट है। इंडिया के पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन भी है और ट्रेडिशनली जो इंडियन ओशन है वो हमारा बैकयार्ड रहा है। इंडिया अभी ऑपरेट करता है इंडिजिनसली बिल्ड एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत, दिस इज न्यूक्लियर सबमरीन। आईएनएस चक्रा था जो लीज में लिया था रशिया से, वो रिटर्न हो गया है। तो आज की डेट में हमारे पास आईएनएस अरिहंत है और ये इंडिजिनसली बिल्ट है। आईएनएस हरिहंत जो है वो भी एक्सीलेंट मशीन है। सबमरीन के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है, सबमरीन एक बार पानी के अंदर चली जाती है, इसमें डिटेक्शन वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है और फिर अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी यूज होने लग गए। अगर सबमरीन डीजल प्रोपेल्ड होती है तो ये बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती अंडर दिस ओशन से, 30 डेज 28 डेज इस टाइप का ट्रिप होता है। बट अगर वो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर्ड है सबमरीन, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड्योरेंस। तो ये मतलब 6-6 महीने तक समुद्र में ऐसे एक्सपीडिशन कर सकती है, ऑपरेशन कर सकती है। तो इससे स्ट्रैटेजिक हेफ्ट बहुत मिल जाता है। इसीलिए जो न्यूक्लियर सबमरीन है ना, ये एक गेम चेंजर माना जाता है। अरिहंत न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यूज कर रहा है यूरेनियम का। ये हमारी अरिहंत है, इसका नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है। वैसे भी जो एक्चुअल डिटेल्स होते हैं वो कभी भी पब्लिक में आते नहीं है, वो लाइक कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो दिस इज नेवी जोन ग्लैडिएटर। द पॉइंट इज वी नीड मोर नंबर ऑफ सच न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो हमें भी रैंप अप करना पड़ेगा बिकॉज इंडियन ओशियन इज ह्यूज और इसमें पूरे वर्ल्ड का इंटरेस्ट आ रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन ज्यादा होंगी तो हमारा
हेफ्ट बढ़ेगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। और यहाँ भी हम क्या बनना चाहते हैं, ब्लू वाटर दिस नेवी, ताकि डीप ओशन पे भी हमारी रीच बन पाए। अब ये ट्राइड कंप्लीट हुआ, इसका क्या मतलब है, हम न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स है वो मिसाइल्स के थ्रू दे सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, अग्नि 5, अग्नि 4 प्राइम, ये 4000 किलोमीटर की है। ये सारी जो है ना न्यूक्लियर वॉरहेड है, डिलीवर करने में केपेबल है। एयर के थ्रू हम सुखोई 30 MKI के थ्रू कर सकते हैं। मिराज 2000 और जगुआर फाइटर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिलीवर कर सकते हैं। सी वेक्टर में INS अरिहंत आ गई है, फिर INS अरिघाट भी है। सबमरीन्स हैं हमारे पास, दिस S5 एंड K4 मिसाइल्स भी हैं। द पॉइंट इज हम एयर, वाटर और लैंड तीनों के थ्रू न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज अ बिग स्ट्रेंथ, इसको और ऑगमेंट करने की जरूरत है। तो द बिग डील बिहाइंड द रकस ओवर ऑकस, तो ये अभी वैसे ही है, एप्रीहेंशन ज्यादा हो रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड ज्यादा एक्टिव हो रहा है, प्रोएक्टिव हो रहा है। जैसे एक टाइम था जब जर्मनी का अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ था और फ्रांस का डिक्लाइन हुआ था, तो एक स्टेटमेंट आया था कि यूरोप यूरोप का नया मास्टर आ गया है और वो है जर्मनी। और जर्मनी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हुआ, जैसा आज चाइना हो रहा है, तो फिर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई। सो दैट इज वाई वर्ल्ड नीड्स टू बी केयरफुल। व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड, यहाँ बात है सेंसस डेटा का। हमने अभी वाइसरॉयज में पढ़ा, सेंसस स्टार्ट हुआ था, तो सेंसस डेकेडल होता है, 10-10 साल में होता है। बात यह है कि 2021 का सेंसस वैसे ही डिले हो गया है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, इसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ था। बट गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेंसस का डेटा होता है ना, इसको सालों सालों तक रिलीज ही नहीं करती। इसका डेटा 15, 16, 18 तक रिलीज किया। तो अगर रिलीज इतना डिले होगा डेटा में, तो इस डेटा का यूजफुलनेस भी खत्म हो जाता है। दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दिस सेंसस सिस्टम, लूजिंग देयर रेलेवेंस इन द डेवलपमेंट एजेंडा। पहली बात तो ये है कि जो सेंसस कराने का तरीका है, जैसे 2011 में देखो, कॉपी पेन किताब से ये ऐसे कर रहे थे। क्यों ना सेंट्रलाइज्ड हो, डिजिटल सेंसस हो, इक्विपमेंट्स के तरह हो, ताकि ये जो प्रोसेस है वो भी क्विक हो पाए, स्ट्रीमलाइन हो, एरर नहीं आए। तो डिजिटाइज करना जरूरी है, क्वालिटी कवरेज बढ़ेगा, डिजिटल एज को यूज करना जरूरी है। डिमांड जो है, कास्ट एनुमरेशन नहीं है इस बार, कास्ट का भी बात है कि जैसे रिजर्वेशंस भी अगेन इशू चल रहा है। तो जो अगर डेटा आएगा तो हम उस पर प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। सो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी ब्रॉडन एंड एक्यूरेट करना जरूरी है, उसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ। यही सब बातें यहाँ पे है कि फंडामेंटल रीजन जो सेंसस अपना यूटिलिटी लॉस कर रहा है, वो ये तो एक है कि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 10 साल है और बहुत टाइम तक इसके डेटा रिलीज नहीं होता। प्लस जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें भी अपडेट इज रिक्वायर्ड। On the whole, count and characteristics are equally important, but characteristics that are modifiable hold the key towards change. It is rightly said that what can be counted may not count, and what counts is seldom counted. We need to update this entire census mechanism. इसको ज़्यादा relevant questions भी जो है उनके टाइप से है, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन सब में ओवरऑल रिक्वायर्ड है। What counts is seldom counted. यह बात है अल्गोरिदम का। अल्गोरिदम क्या होता है, जैसे एआई मशीन लर्निंग होता है। कंप्यूटर ने देखा एक सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजंस हैं, तो इस चीज को डायरेक्शन दे दिया, अब कंप्यूटर उसी के हिसाब से उन चीजों को एनकरेज करने लग जाएगा। दैट इज अल्गोरिदम। अल्गोरिदम आर रिटन और लाइक इंस्ट्रक्शंस, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर डिसीजन ले रहा है, मशीन डिसीजन ले रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर अल्गोरिदम ही गलत है, तो जो डिसीजन है वो भी गलत हो जाएगा। सो अल्गोरिदम क्या बनी है, अल्गोरिदम क्या है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में आप कुछ कंटेंट को प्रमोट करते हो, तो ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट आर द बेसिस कि आप उसको प्रमोट कर रहे हो या आप उसको फ्लैग कर रहे हो। अल्गोरिदम क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसका ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखा है, समराइज किया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें एक ओवरऑल रिक्वायर्ड है। एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें दो टाइप के बैरियर्स होते हैं, एक तो होते हैं टैरिफ बैरियर और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ मतलब ज्यादा टैक्स लगा देंगे, कस्टम्स, एंट्री, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एटसेट्रा, मतलब टैरिफ लगा दिया। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ही चेंज कर दिया, ब्यूरोक्रेसी आ गया, रेड टेपिज्म हो गया, क्वालिटी चेक लगा दिया।
तो उससे भी जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इम्पैक्ट होता है। और डब्ल्यूटीओ का मैंडेट क्या है? जो ट्रेड बैरियर्स है उसको कम करना। इंडिया पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करना। जैसे मिल्क है, मिल्क 50 रुपए पर लीटर है। मिल्क से ही अगर अपन आइसक्रीम्स बना लें या फिर चीज़ वगैरह कुछ प्रोसेसिंग कर लें तो उसकी प्राइस मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। और उसको अगर हम स्टैंडर्डाइज करें, बड़े अच्छे से पैकेजिंग वगैरह कर दें, फूड प्रोसेसिंग कर दें, तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड के यूएसए में हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होगा। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसमें भी कॉम्प्लायंस करना ज़रूरी होगा। जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस हमने पढ़ा था। तो एग्री एक्सपोर्ट्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी होना चाहिए डाइवर्सिफाई करें, एक्सपैंड करें इस बास्केट को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इंस्टेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हम हायर वैल्यू आइटम्स करें। प्राइमरी मतलब मिल्क, हायर प्रोसेस हो जाएगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। इससे उसका पेरिशेबल प्रोसेस्ड फूड, पेरिशेबिलिटी कम होगी, प्रोसेस्ड फूड की प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। एक्सपोर्ट करें प्रोसेस्ड फूड का तो इसमें जो डिफिकल्टी आती है नॉन टैरिफ बैरियर की उसको भी ओवरकम करें। डील्स एंड दिस अग्रीमेंट्स जो हैं या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उस पे क्वालिटी चेक बेटर करें। इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो बेटर करें। कंपलसरी स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेशन जो चाहिए वो लेके आए, बिकॉज ये सब है नॉन टैरिफ बैरियर, सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक एक्सेट्रा। अगर ये चीज़ें हम करेक्ट कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट हमको एक्सेस मिल जाएगा। तो प्लानिंग भी ज़रूरी है, फूड प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, प्रिडिक्टेबिलिटी भी होना चाहिए एग्रीकल्चरल पॉलिसी में। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करें। प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाता है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में, इसको भी बेटर करें। ये जो बैरियर्स हैं इनको दूर करें। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यूएसए का था। जीएसपी क्या था? यूएसए की एक पॉलिसी थी ट्रेड में कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अगर अपना प्रोडक्ट यूएसए को बेचेंगे तो उनको सर्टेन रिलैक्सेशन मिलेगा। इसको बोलते थे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। बट यूएसए ने कहा इंडिया तो डेवलपिंग है नहीं और इंडिया के साथ हमारा जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है, वो भी अगेंस्ट यूएसए है, फेवर में नहीं है यूएसए के। तो यूएसए ने इंडिया को जीएसपी से हटा दिया। तो इससे भी हम थोड़ा डिसएडवांटेज में आए। द पॉइंट इज कि अगर हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है तो हर फ्रंट पे वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो सर्टिफिकेशन, क्वालिटी चेक, अग्रीमेंट, बैरियर्स हैं, चाहे टैरिफ है या नॉन टैरिफ है। एवरी फ्रंट पे वी नीड टू वर्क सो दैट ये जो बास्केट है हमारी ये बढ़ पाए। ओके, एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीटली रीड करिएगा, काफी अच्छे इसमें फॉर्डर पॉइंट्स हैं। देन सीज फायर अलोंग एलओसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड, कुछ टाइम तक बनी रहेगी, दिस इज गुड, पीस इज नेसेसरी। मिस्टर वी आर चौधरी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अभी भदौरिया साहब रिटायर होंगे September 30, देन आप नए एयर स्टाफ चीफ बनेंगे। आर वैल्यू बिलो 1 है मिड सितंबर, मतलब कोविड का स्प्रेड स्लो हो रहा है। रूरल हेल्थ एंड नीट है। एलओसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड। पायलट देख अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दे वर ऑन अ ट्रेनिंग सॉर्टी इन अ फॉरेस्ट एरिया उधमपुर। देन रिकॉर्ड पैडी का इल्ड हुआ है खरीफ सीजन में। मिस्टर वी आर चौधरी अपॉइंटेड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड क्वाड, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ऑकस सेपरेट है, क्वाड सेपरेट है, और इंडिया के साथ जो फ्रांस और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन है वो भी एक सेपरेट है। दिस इज अबाउट फर्टिलिटी रेट, टीएफआर 2.1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो पॉपुलेशन राइज हो रही है। इंडिया का आर वैल्यू बिलो 1 रहा। सीवीसी नॉर्म्स रेलवे नहीं फॉलो कर रहा है। ईसीआई, ईसीआई का मैंडेट बड़ा ब्रॉडन होता है। ईसीआई का एक मैंडेट ये भी होता है कि जो चुनाव है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। और हमारे यहाँ एडल्ट सफरेज है, एवरी सिंगल एडल्ट को राइट टू वोट है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो ब्रेल है, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए ब्रेल एटसेट्रा फैसिलिटेट करना इज अ नेसेसिटी। Visually challenged persons who have newly registered will get this personalized letter जिसमें उनके रिलेटेड उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा कि वोटिंग वगैरह कैसे करना है, एक बुकलेट होगा यहाँ पे। तो ये गाइड बुक है। अभी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आंसर, इनका नाम क्या है? सार्क मिनिस्ट्रीज मीट अनलाइकली बिकॉज ऑफ दिस अफगानिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टेल कट्स इंडियाज 2021-22
ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। इन फोरकास्ट वाले ये जो नंबर्स है ना, डोंट टेक देम सीरियसली, ये बड़े फ्लूइड है, अभी चेंज हो जाएंगे थोड़े टाइम पे। देन e-commerce rules said to face internal dissent, relook taxation on interest on FDs, urge SBI economist। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है एफडी। इंडिया में सेफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो रहना, तो वो एफडी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब एफडी की रेट्स ही कम हो गई है, तो उससे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसके नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, इनफैक्ट उनका मनी डिटीरियोरेट हो रहा है। प्लस इन्फ्लेशन इज ऑन राइज, और हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो जो सेविंग्स और बैंक अकाउंट्स हैं वो एट लॉस होते हैं, तो उस पे भी टैक्सेशन लग जाता है, टीडीएस वगैरह। तो ओवरऑल ये नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो रिव्यू करें टैक्स एटलीस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स एज रिटर्न्स नेगेटिव। ये रूफटॉप सोलर पैनल है, 521 मेगावाट का हमने बनाया, हाईएस्ट कैपेसिटी इंस्टॉल हुआ। यामाहा की ये नई अच्छी बाइक दिख रही है, एरोक्स स्कूटर फॉर 1.29 लाख। बाइक्स में भी जो ईवीज है ना, दे आर डूइंग रियली वेल। ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड। Then it is going to be Adani and Ambani for this green energy. Green energy is next big thing. Amazon, यूएस नॉट सीकिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, बाइडन ने स्टेटमेंट दिया। तो बाइडन ऑल्दो ये स्टेटमेंट दे तो रहे हैं कि कोल्ड वॉर नहीं है, बट जो इक्वेशंस है ना वो तो यही दिखा रहा है कि चाइना का एक ग्रुप और यूएसए का एक ग्रुप, कोल्ड वॉर का कन्फ्रंटेशन ज्यादा दिख रहा है। कोल्ड वॉर एटलीस्ट, अगर रियल वॉर नहीं हो तो ये जो कोल्ड वॉर है वो क्या होता है, कोल्ड वॉर में कंट्रीज एक्चुअली में फाइट नहीं करते, ब्रिंक्समैनशिप होती है। ब्रिंक्समैनशिप मतलब ऑन द वर्ज ऑफ वॉर होगा बट वॉर नहीं होगा, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ। कोल्ड वॉर से क्या होता है, वर्ल्ड डिवाइडेड हो जाता है, ग्रुपिज्म होता है, और इससे ग्रोथ, ट्रेड, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे 1945 के बाद कोल्ड वॉर हुआ, सोशलिज्म कैपिटलिज्म मतलब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, और वर्ल्ड पेड द प्राइस। इंडिया ने ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा, बट स्टिल डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे। अभी फिर से ऐसा हो रहा है, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन। To discuss the various factors that give rise to the Cold War towards the end of World War II, comment on the present day's geopolitical equations, and assess the risk of another impending Cold War। बड़ा अच्छा सवाल है, आज की जियोपॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से ये समराइज करेगा, राइट इट डाउन। कौन कौन से फैक्टर्स थे, पहले हिस्ट्री पिक करिए, कौन से फैक्टर्स थे जिससे कोल्ड वॉर हुआ टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 के बाद कोल्ड वॉर का दौर आया, ये रशिया के डिसइंटीग्रेशन तक चलेगा। अब प्रेजेंट डे पे आइए और आज की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बताइए, जैसे ऑकस हुआ, क्वाड हुआ, चाइना का ब्रिक्स हुआ, एससीओ हुआ, चाइना का राइज इन दिस सेंट्रल एशिया। assess the risk of another impending cold war। very good question and very high yielding question। solve। दिस इज कुतुब मेड एक्सेसिबल, यहाँ पे भी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, ऐसे रैम्प्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि एक फ्री एक्सेसिबिलिटी रहे एवरीबडी के लिए। स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, ये इंडियन एक्सप्रेस की आगे न्यूज है। बिफोर दैट एक न्यूज ये भी आ रही है, एवर ग्रेनेड क्राइसिस पजेस अ डायलेमा फॉर चाइनाज रेगुलेटर। एक्चुअली क्या है, जैसे लेमन ब्रदर कोलैप्स देखा था ना 2008 में, दिस सब प्राइम क्राइसिस, जो प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट है, इसमें ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा होता है और एक सर्ज आता है कि प्राइस राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है। ओके, और इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो और परचेज में लग जाते हैं रियल एस्टेट में। फिर क्या होता है, ये रियल एस्टेट का बबल बस्ट होता है, और फिर क्या होती है, अनसोल्ड इन्वेंटरीज होती है। अनसोल्ड इन्वेंटरीज मतलब बिल्डर ने फ्लैट बना लिया, फ्लैट वाले बैंक से लोन लेके बनाया था, तो फ्लैट बिक नहीं रहा है, वो बैंक को लोन वापस नहीं कर पाएगा, जिसने पैसे दिए थे उसको भी पोजीशन नहीं हो रहा है, तो ये एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। और फिर इससे क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स ने ह्यूज लोन यहाँ पे लगा रखा है तो बैंक्स भी फेल होने लग जाते हैं, और फिर आता है जैसे लेमन ब्रदर बैंक फेल हो गया था, ऐसे फेलियर हो जाता है बैंकिंग सिस्टम का। जो चाइना का केस है इससे भी कनेक्ट किया जा रहा है कि ये भी लेमन ब्रदर जैसा होगा यूएसए, तो ऐसा नहीं होना है। चाइनीज गवर्नमेंट के पास पैसे भी हैं, पॉलिटिकल माइट भी है, वो इसको बेल आउट कर लेगी। प्लस यूएसए के साथ तो ऐसा था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी यूएसए से कनेक्टेड थी, चाइना में ऐसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बट
अंडर करेंट्स ये ज़रूर बताता है कि पूरे वर्ल्ड में जो बैंकिंग सिस्टम है ये क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिमिलर बबल हमारा स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। जीडीपी और स्टॉक मार्केट में आज की डेट में कोई रिलेशन नहीं है, और इसीलिए एक सेल्फ करेक्शन लॉन्ग ओवर ड्यू है। सेल्फ करेक्शन। Trudeau's party secures victory in Canada. He will remain as the Prime Minister of Canada, Mr. Justin Trudeau. Taliban double down on all male cabinet, and this is sports IPL. ये है इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर बात है अगेन फॉरेन सेक्रेटरी ऑकस वोंट इम्पैक्ट क्वाड, क्लैरिफाई किया। मीटिंग सार्क की कॉल्ड ऑफ हुआ। पाकिस्तान वांट्स तालिबान एट टेबल, and voice for women, and this is between two states. Jheel awaits revival push. Wetlands कुतुब made accessible. टीयू ओपन हो गया है बट फुटफॉल कम है। ये है क्राइसिस एट चाइनीज जाइंट, दिस $305 बिलियन का। लेटेस्ट सी क्या होता है, पर वर्ल्ड लेवल पे इसके इतने ज़्यादा रिपरकशंस नहीं होने चाहिए। ये है राइनो। राइनो राइनो का अभी सेलिब्रेट होना है वर्ल्ड राइनो डे 22 को। स्पेशल सेरेमनी है। इसमें जो स्टॉक पाइल है, इंडिया के जो राइनोज होते हैं वो वन हॉर्न राइनोज होते हैं। ये वन हॉर्न राइनो जैसे अपना नेल होता है ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट नेल। तो इसकी पोचिंग होती है, मेडिसिनल यूज ऐसे कुछ है जिसके कारण इसकी पोचिंग होती है, और उससे जो राइनोसोरस की पॉपुलेशन है वो ऑन डिक्लाइन है। तो पोचर्स से इसको बर्न कर दिया जाएगा, ऐसा है। दिस स्पेशल सेरेमनी में डिस्करेज किया जाएगा दिस राइनो हॉर्न के यूजेज को। ये वैक्सीन की बुलिंग है जो यूके कर रहा है। ट्रैवलर्स इनोक्यूलेटेड विद कोविशील्ड, बट उनको भी अभी क्वारंटीन जाना पड़ेगा। स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, अब ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आई वाज टेलिंग यू कि सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ में भी जो ऑफिसर्स है उसका बड़ा शॉर्टेज चल रहा है। सिमिलरली आर्म्ड फोर्सेस में भी शॉर्टेज चल रहा है, और सीआरपीएफ और आर्म्ड फोर्सेस में भी जो लाइक इंसर्जेंट वाली जगह है, इंसर्जेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, ऑपरेशंस वगैरह ज़्यादा है, एक्टिव ऑपरेशंस। वहाँ पर भी जो ऑफिसर्स हैं, लीडरशिप है, उसका क्लियर क्लियर कट वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ रिपोर्ट्स फ्लैग्स लीडरशिप इश्यूज इन छत्तीसगढ़ ऑपरेशंस। और क्या होता है इससे, अगर लीडरशिप रॉन्ग होती है तो अक्सर हम देखते हैं अटैक्स होते हैं और वी लॉस लाइव्स। तो जो लीडरशिप है उस पे भी यहाँ पे वर्कआउट करना जरूरी है। सीआरपीएफ लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, हमारे जवान सिटिंग डक्स मिलते हैं और वो इजीली यहाँ पे अटैक होता है, दे लूज। मीट ऑफ द मैटर, फूड डाइवर्सिटी इज जरूरी। चॉइस इन यूपी फॉर अ सिटीजन्स पुलिस। ट्रूडू सेट टू रिमेन पीएम बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। बाइडेन ने डिक्लेयर किया वर्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जिसके बाद से बदलाव होने लग जाता है। सेज यूएस नॉट सीकिंग न्यू कोल्ड वॉर। देन दिस इज अबाउट क्वेक्स। लावा थ्रेटन स्पेन आइलैंड, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, सेवरल स्मॉल अर्थक्वेक। फ्रांस रैलीज ईयू एज ट्रस्ट इन यूएस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया वेन्स। अब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, फ्रांस यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएसए। देन एक्साइज डिपार्टमेंट आस्क स्पाइस जेट रियल रिटर्न नेगेटिव हो रहे हैं, तो दैट इज वाई टैक्स ऑन बैंक डिपॉजिट पे रिविजिट करना जरूरी है। नेटफ्लिक्स सीईओ अभी आईटी रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, कंजम्पशन रिवाइवल की बात है। कंज्यूमर डेटा यहाँ पे ट्रैक किया है। कंज्यूमर डेटा, स्पेंडिंग पैटर्न, डिमांड राइज, डिक्रीजिंग नंबर है, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, एक्सेलेंट। फाइंडिंग ये है कि इंडियन कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड मोर ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स, फील्स सेफ अबाउट रिटर्निंग टू वर्क प्लेस एंड वांट टू स्पेंड ऑन ट्रैवल। जैसे जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, वो भी आपके दिस इमोशनल मेंटल स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग गुड, आप ज्यादा खर्चा करोगे। इफ यू आर फीलिंग स्कैर्ड, देन यू विल स्टॉप योर एक्सपेंडिचर। सो दिस इज अ गुड साइन कि इकोनॉमी रिकवरी होगी। इंडियन कंज्यूमर पहले हेजिटेंट था बट अब एक्टिव हो रहा है। कर्ब्स भी अब कम हो रहे हैं। रोबस्ट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वरना फिर से कोविड आ सकता है। फॉर सेफ्टी गवर्नमेंट अमेंड्स दिस अमोनियम नाइट्रेट रूल्स बिकॉज लेबनान में अभी जो जैसा ब्लास्ट हुआ था स्टोरेज में, तो ये जरूरी है। तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब क्विकली हम देखते हैं वाइस रॉय। इस सीरीज को फॉलो वेरी केयरफुली, इससे पोटेंशियल सवाल है हर टाइप के एग्जाम में।
सी, देखिए हम ना सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट फैक्ट ये भी है सिविल सर्विसेज एग्जाम में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है और कंपटीशन इज़ ह्यूज। तो साइमल्टेनियसली अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल एग्जाम्स के लिए पढ़ते जाएं। बिकॉज कंटेंट कंटेंट होता है, कंटेंट कंटेंट होता है। अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिया तो आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी का दो, पीएससी का दो, इट डजेंट मैटर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। सेम इज विद इकोनॉमिक्स, सेम इज विद एप्टीट्यूड। तो ये जो बेसिक्स है ना, जो हम कवर करने की कोशिश करते हैं इस पूरे वीडियो में 40-45 मिनट में, ये एवरीवेयर एवरी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फिट करते हैं। द पॉइंट इज यू विल ऑल्सो नीड टू पुट सम एफर्ट्स कि इसको थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा जो स्पेसिफिक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और जब अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था, व्हाट आई टोल्ड यू, बी सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट क्या होता है? डेफिनेशंस आई टोल्ड यू, हैव अ लुक 45 डेज स्ट्रेटजी ऑफ प्रीलिम्स। कि सबसे पहले सिलेबस देखो, स्ट्रक्चर देखो, रिक्वायरमेंट देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, और फिर ये जो फॉर्डर मटेरियल है इसको उसी के अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट कर लो। यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन। और एप्टीट्यूड तो सबको ठीक करना ही है, इंग्लिश ठीक करना ही है, वर्बल मेंटल लॉजिकल ठीक करना ही है, ये हर एग्जाम में आएगा। ओके, अब जैसे ये है, ये वाइस रॉयज है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है एल्गिन, 1899। एल्गिन के टाइम पे इंडियन फेमाइन आया 1896-97 का। एस्टेब्लिशमेंट हुआ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद एट बेलूर मठ इन 1897। इसी टाइम पे संथल अपराइजिंग हुआ, मुंडा अपराइजिंग हुआ, लायल कमीशन आया अपॉइंटेड आफ्टर फेमाइन। ये जो फेमाइन आया था तो इसके लिए लायल कमीशन आया। प्लेग हुआ बॉम्बे में, असैसिनेशन हुआ दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का बाय चपेकर ब्रदर। तो अब हो गया 97-99। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आएंगे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे फिर से फेमाइन आया 1900 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1905 में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया 1904 में, इससे प्रेस को कर्ब करने की कोशिश की गई। सेकंड दिल्ली दरबार होगा, अभी एक बाद में और होगा, ये सेकंड है 1903 में। पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर अपॉइंटमेंट हुआ, पुलिस कमीशन बनेगा। राले रेले यूनिवर्सिटी बनेगी, यूनिवर्सिटी कमीशन बनेगा। फेमाइन कमीशन बनेगा अंडर मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड अब ये फेमाइन को कमीशन चेक करेगा। न्यू डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश होगा। राइजिंग ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब्स होगा 97-98 में, लेड हिम टू क्रिएट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इधर ऊपर की तरफ। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 1903 में आएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनेगा 1904। सेकंड स्वदेशी मूवमेंट होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लाल बाल पाल औरबिंदो घोष। देन बनारस हिंदू गर्ल्स कॉलेज बनेगा, एनी बेसेंट 1904। India is the pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. तो ब्रिटिशर्स को पता है इंडिया क्राउन ज्वेल है इस पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, तो वो इंडिया पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अब आ जाएंगे लॉर्ड मिंटो, 1910 तक रहेंगे। इन्हीं के टाइम पे मॉरले मिंटो रिफॉर्म होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 होगा। कांग्रेस का स्प्लिट होगा। सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1907 होगा, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को कर्ब करने के लिए। बिकॉज सूरत स्प्लिट हो गया, अभी एक्सट्रीमिस्ट और ज्यादा एक्टिव होंगे। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश होगी आगा खान 3 1906 में। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और जमशेद जी टाटा एस्टेब्लिश करेंगे टिस्को 1907। तो ये हो गया मिंटो, दिस इज कर्जन और दिस इज एल्गिन। तो ये सब है वाइस रॉयस। ओके, स्टडी फुल थ्रॉटल। आप डेली एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स स्टडी, यू विल सी द डिफरेंस। होमवर्क और सेल्फ स्टडी करना मस्ट है। वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सेल्फ स्टडी, पुट सम एफर्ट्स, दिस इज द मस्ट। अब जैसे ये है ना, रेट आर है, टाइम है, सिंपल फॉर्मूला पुट इट, यू विल गेट आर इज इक्वल टू 6 PRT अपॉन 100। देन दिस इज अगेन PRT वगैरह दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P1+R/100T। देन इससे अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दैट इज 2522। अगेन PRT का फॉर्मूला डालिए, P आ जाएगा इतना, अमाउंट कैलकुलेट करिए तो CI आ जाएगा 1261। This is Rita told Mani, the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Rita's father? Answer: easy question. Then, pointing to a girl in the photograph, Amar said, her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to Amar?
Answer. Q is the brother of R, P is the sister of Q, T is the brother of S is the daughter of R. Who are the cousins of Q? Answer. So these are three CSET questions. Solutions. ये viceroys है. This is consumer interest, and we have to prepare topic Cold War in present circumstances, and this is crop seasons of India. Okay, so this is 22nd of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.